ओके बेटा जी, कल हम जो कर रहे थे दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट। हो तो गए कि नहीं हो गए? ओके। अच्छा, कल हमने जो लास्ट पॉइंट किया था एक्चुअली वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी। कल हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, वो तीनों इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो अब करने लगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को फाइंड करने का एक्सपेरिमेंट क्या हुआ। तो फॉर्मूला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का भी वही होता है, Q ओवर एम। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कब होती है? जब लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस और बैक। गैस भी लिक्विड में कन्वर्ट, फर्क है कि लिक्विड तो गैस करने के लिए हीटिंग करनी पड़ती है और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट सेम टेम्परेचर कूलिंग करनी पड़ती है। अच्छा, हीटिंग और कूलिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हीटिंग करनी हो तो प्लस क्यू होता है, कूलिंग करनी हो तो हीट इज टेकन आउट, माइनस होती, राइट। ये अभी थोड़ी देर में हम ये प्लस क्यू माइनस क्यू को डिस्कस करने लगे हैं। इसके बाद यहाँ नहीं जरूरत थी, लेकिन थोड़ी देर में इंटरनल एनर्जी डिस्कस करनी। अच्छा, ये हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है क्यू और एम। क्यू कैसे फाइंड करेंगे? क्यू इज इक्वल टू वी आई टी या पावर इंटू टाइम। अच्छा, वेपराइजेशन लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, तो इसकी इजीएस्ट फॉर्म हमारे लिए क्या है? अगर हम वाटर को क्या कर रहे हो, बॉयल कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट? हमें मैथ भी चाहिए, तो हम ना एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ले लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर हम ना एक कोई भी बर्तन रख लेंगे जिसमें लाइक हमारे पास वाटर है। अच्छा, हमें वो मैथ चाहिए जो अवेपोरेट हो जाता है एट बॉइलिंग पॉइंट, और बॉयल करने के लिए हमें सोर्स चाहिए। यहाँ पर वो सोर्स क्या होगा? हीटर होगा। तो कंसीडर करें कि इसमें वाटर है हमारे पास। जी, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम हीटर को रखेंगे। इसमें हीटर का मैं सिर्फ इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, बाकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका एक मतलब मैंने आपको कल करके दिखा दिया था, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये मैं बार बार अब ड्रॉ नहीं करूँ, राइट। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है हीटर का। मैंने सिर्फ इतना ड्रॉ किया, ये वी आई, और स्टॉप वॉच से हम टाइम फाइंड कर लेंगे। अच्छा, हम पहले क्या करेंगे कि जब वाटर बॉयल होने लग जाएगा तो हम टाइमर स्टार्ट करेंगे। तो जब हम टाइमर स्टार्ट करेंगे तो उस पर उस वक्त जो मैथ होगा हम वो नोट करेंगे। M1। और जो जो ये इवेपोरेट होता जाए, वेपराइज होता जाएगा, तो लिक्विड का मैथ पहले से क्या होता जाएगा? कम। और जब हम इसको स्टॉप करेंगे, स्टॉप वॉच को, तो तब का जो मैथ है वो कम होकर क्या हो जाएगा? M2। तो इस फॉर्मूले में जो M चाहिए वो हम क्या कर लेंगे बेटा? M1 माइनस, क्योंकि वेपराइज करके मैथ कम रह जाएगा, तो ये वो मैथ आ जाएगा जो वेपराइज हो गया। अच्छा, लेटेड हीट होता है स्टेट चेंज करना, जो हीट रिक्वायर्ड। तो इसमें वो मैथ चाहिए जिसकी स्टेट चेंज होगी, जो वेपराइज हो गया, बॉयल अवे हो गया, एक्चुअली एक्चुअल वर्ड तो ये। तो हीट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूलाज है? वी आई टी, एक मिनट है जाए।
अब इसी को तो फोकस करना, जब मैंने कहा इसमें कोई खास बात है तो वो अब आनी। हाँ अब बोलो। नहीं बेटा, इट टेक्स टाइम, कभी भी एकदम नहीं सारा बॉयल हो जाए। हाँ एग्जैक्ट 100 पर। तो ये प्योर वाटर ही की बात है। अच्छा अब इस एक्सपेरिमेंट में आगे ये चीजें इस एक्सपेरिमेंट को जब कर रहे होते हैं तो हम ना बीच में थर्मोमीटर भी रखते हैं, जैसे हमने ऊपर भी रखा था। क्या इस फॉर्मूले में हमें कहीं टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए? तो थर्मोमीटर क्यों रखेंगे? इसमें भी रखा था और ऊपर वाले में भी रखा था, टू चेक द टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट। वो बॉइलिंग पॉइंट चाहे 100 है या नहीं है, प्योर वाटर नहीं है तो एग्जैक्ट 100, लेकिन हमने वो प्योर वाटर समझ के कर रहे हैं फिलहाल। तो ये थर्मोमीटर रखेंगे टू चेक द टेम्परेचर स्टेज द कांस्टेंट। अच्छा बेटा, अब ना इसमें एक इश्यू है। पिछले जितने एक्सपेरिमेंट किए थे सराउंडिंग से हीट आ रही थी उसमें एक्चुअली, लेकिन यहाँ क्योंकि हम बॉइलिंग कर रहे हैं, वी विल बी एट, तो यहां से हीट जाएगी सराउंडिंग में। अब जो सराउंडिंग में हीट जा रही है, आप उसको कैसे करोगे? क्योंकि जो हीटर हीट दे रहा है वो सारी लिक्विड को नहीं मिल रही, सराउंडिंग में भी जा रही। तो बेटा परफेक्टली हम किसी चीज को खत्म, वो वेपर्स भी अपने साथ हीट लेके जा रहे होते हैं, वेपरेशन भी हो रही होती। अगर हम वेपरेशन ना उसके उड़ने ना दें, बंद कर दें, तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो वो बॉयल नहीं होगी। प्रेशर कुकर में यही होता है, लेकिन ये बात सबको समझ नहीं आएगी। प्रेशर कुकर क्या कर देता है? बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी जो वाटर 100 पे बॉयल होना है उसने 150 पे बॉयल करना है उसने। ठीक है, वो डिक्रीजिंग प्रेशर पर है, डिक्रीजिंग प्रेशर पर जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, लो टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा, हाई प्रेशर पर हायर हो जाता है। तो गौर करना तुम जाके तो, इसीलिए तो प्रेशर कुकर जो आम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है वो उसी हीट से खाना पकाएगा। तो प्रेशर कुकर में लेट से वो 150 पे पहुंच जाएगा, तो वो ज्यादा जल्दी खाना पका लेगा, राइट। अच्छा अब ना यहाँ जो सराउंडिंग को हीट जाएगी उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम पता क्या करेंगे, हम ना दो डिफरेंट पावर सेटिंग्स यूज करेंगे, एक P1 और एक P2। जैसे आपके इस्त्री में नंबर होते हैं, वो डिफरेंट पावर्स हैं। आपके ओवन में लो मीडियम हाई, वो डिफरेंट पावर है। कूलिंग डिवाइस फ्रिज में भी नंबर होती है, उसकी पावर होती है, राइट। तो हम दो डिफरेंट पावर यूज करेंगे। पेपर में मुझे याद आ रहा है, पास पेपर में शायद इससे ज्यादा 50 और 70 वॉट्स यूज हुई। बहरहाल वो कोई भी है। तो ये जो डिफरेंट पावर्स दो हमने यूज करने का होगा, कि अगर हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये वो हीट होगी जो हीटर प्रोवाइड करेगा यहां पर। लेकिन जो हीटर हीट प्रोवाइड कर रहा है उसमें से कुछ हिस्से से स्टेट चेंज होगी। अच्छा, स्टेट चेंज होने वाली हीट का फॉर्मूला क्या है? क्यू का फॉर्मूला क्या है? ml v। तो बेटा स्टेट चेंज होगी, तो पहली पावर पे जो मैस चेंज हुआ है वो m1 है, प्लस इसमें कुछ हीट ऐसी भी होगी जो सराउंडिंग के पास जाएगी। जब हम दूसरी पावर यूज करेंगे तब भी कुछ लिक्विड जो सा है वो वेपोरेट कर जाए या बॉयल कर जाएगा, उसके मैस को हम कहेंगे m2, और उसमें भी सराउंडिंग को हीट जाएगी। हाँ ये एक अच्छा बच्चा क्वेश्चन पूछता, बेटा हीट क्यों फ्लो करती है? हाई हाई टेम्परेचर से जाती है, तो जब हम स्टेट चेंज कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर विल स्टे था, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वही है, तो दोनों मर्तबा सेम। ये बात तुमने अब कही है जो खाप की, यही मैंने अगला स्टेप कहना था। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि दोनों मर्तबा टाइम क्या रख लेना है,
फिक्स कर देना। ये हमने कहीं पहले भी किया है, ऊपर वाले में किया था, याद है कि आपने टाइम फिक्स कर देना है ताकि सराउंडिंग में जो दोनों मरतबा हीट जाएगी फिर वो, अब वो आपकी मर्जी है, वो 2 मिनट है 5 मिनट है, टाइम दोनों मरतबा आपने फिक्स कर लेना है। फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करनी तो सेकंड में ही रखनी। नहीं, ये आप सही कह रहे हो लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। ये एक्सपेरिमेंट हम शुरू ही तब करते हैं जब वी आर एट स्टेट चेंज होती ही। तो क्यों मैंने कहा था थर्मोमीटर क्यों रखेंगे? टू चेक द टेम्परेचर स्टेज। क्या ये बात समझ आएगी? मैं ये रिपीट कर दूंगा। अच्छा, अब आप 1 मिनट के लिए देखो, हमारा अक्सर मिशन क्या है, ये एलवी की वैल्यू फाइंड कर रहा है। तो बेटा हम इस इक्वेशन में से, लेट्स से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो बेटा हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। अच्छा, इक्वेशन में से इक्वेशन को कैसे माइनस करते हैं? लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को, राइट साइड में से, यानी इसमें से इस साइड को माइनस कर देंगे। तो P2T माइनस P1T, और इस साइड में से इसको माइनस कर देंगे। अच्छा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो QS QS से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बेटा हमारे पास क्या बच जाएगा? यहां से T टर्म कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारे पास बचेगा M2LB माइनस M1LB। तो बेटा उन दोनों में से भी हमने LB कॉमन ले लिया, क्योंकि हमारा असल मिशन क्या फाइंड करना है? LB। तो ये जो LB M2 माइनस M1 है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो बेटा LB का फॉर्मूला ये आ गया, P2 माइनस P1 T। इस तरह बेटा ये जो दोनों कैंसिल हुए हैं वो वाली हीट नहीं है जो सराउंडिंग की थी। इसका मतलब सराउंडिंग को जो हीट गई है वो कैंसल। तो हमारे पास ये जो पावर आई है ये सिर्फ वो वाली पावर होगी जो लिक्विड की स्टेट चेंज करने में है। जो सराउंडिंग में हीट गई है वो यहां से वो कैंसल आउट हो गई है, इसलिए ये वो है। अब से यहाँ ना एक जबात ज़हन में रखना, ये जो M1 है और M2 ये मैथ नहीं है, ये चेंज इन मैथ है। कि जब हमने पहली पावर अप्लाई की तो M1 वो मैस है जो यहां से हैड फ्लोन अवे, अवेपोरेट हो गया, जैसे हम पीछे डेल्टा एम से जिसे रिप्रेजेंट करते आ रहे थे, राइट। तो ये जो M1 है ना, लिखा तो M1 है लेकिन दिस इज द मैस अवेपोरेटेड, बॉइल्ड अवे। यहाँ बॉइलिंग हो रही। सेम इज M2, वो सेकंड पावर में जो मैस बॉयल अवे होगा ये वो है। कैन यू रिमेंबर? ये सिंपल मैथ नहीं है, ये वो मैथ है जितना कम हो गया इस पावर पर, क्योंकि क्वेश्चंस में नहीं लगाया हुआ, इसलिए मैंने उसको अलग से एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन मैंने पास्ट पेपर का क्वेश्चन करवाया, समझो आप, ठीक है? कैन यू रिमेंबर? अच्छा, अब 1 मिनट के लिए देखिएगा, ये जो टी मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आकर क्या होएगा? क्या मैथमेटिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं? ये जो ऊपर टी मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, नीचे आकर टी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये मैथ्स बॉइल्ड है ओवर टाइम, तो मैस बॉइल्ड पर यूनिट, ओवर का मतलब क्या होता है? तो बेटा एक आपका फॉर्मूला ये बन गया, एक आपका ये फॉर्मूला बन गया, एक आपका ये फॉर्मूला बन गया, और एक अगर बेटा
हम ग्राफ ड्रॉ करें, पावर और मास पर यूनिट टाइम। तो बेटा जब दो वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हैं, P2 माइनस P1 चेंज इन पावर ही हो गया ना, और नीचे चेंज इन मास पर यूनिट, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। इट मींस ये जो ग्राफ आएगा इसमें जो ग्रेडियंट है दैट विल आल्सो टेल अस द वैल्यू ऑफ एलवी। जब आपने ग्रेडियंट ड्रॉ कर दिया है तो वो अब पर यूनिट टाइम जितना भी होगा। तो राइट, ठीक है। तो बेटा विद दैट ना हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती, नोट कर लें। अभी हमने थोड़ा सा आगे पढ़ना है, क्या ये समझ आ जाएगा बेटा जी? दिस वाज एक्सपेरिमेंट नंबर 4। ये हमने हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट के एक्सपेरिमेंट्स किए। क्लियर हो जाएंगे, समझ आ जाएगा बेटा? अच्छा, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन करने जा रहे हैं जो हमने वर्क एनर्जी पावर में एएस में भी की थी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। बेटा इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? बेटा इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। क्या इसकी क्या डेफिनेशन की थी हमने? ओ लेवल में भी करते हैं और हमने एएस में भी की थी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। आगे भी कुछ है, डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली। अच्छा, यानी किसी भी चीज के पार्टिकल्स की काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज को हम ऐड कर दें तो वो होती है उसकी इंटरनल एनर्जी। बेटा हम ना अभी तक पार्टिकल्स को देख नहीं सके। आपके पास गूगल है तो आप लिखेंगे शेप ऑफ द एटम, तो वो आपको थ्योरेटिकल मॉडल्स बता देगा। हमने आज तक रियल में एटम की शक्ल, पार्टिकल्स का मतलब यही है। अच्छा, जिसकी शक्ल नहीं देखी उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कैसे मेजर करेंगे? हमने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होती है, एसटीएम, उससे हमने एटम्स को देखा है। तो पता कैसे नजर आता है? जैसे आप जाली में देखें तो बहुत से होल्स नजर आते हैं ना, तो एक एटम नहीं देखा, बहुत से एटम्स को अब भी हम देख सकें, अकेले एटम को। अच्छा, एक एटम को देखा भी नहीं, उसको काउंट भी नहीं कर सकते, खास बात तो ये। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ है और अगले चैप्टर में भी हमने आइडियल गैस में भी पढ़ना है, एवोगैड्रस नंबर, जिसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करते हैं। वो क्या है वैसे? वो एक राउंड नंबर है, 6.02। ये अगर आप लिखेंगे तो 6.02 10 रेज़ टू पावर 23 का मतलब है 2 के बाद 21 जीरोस लगाने हैं आपने। तो मुझे बता, एग्जैक्ट जीरोस ही होंगे, पूरे एग्जैक्ट उतने होते हैं? आम लाइफ में प्लस माइनस नहीं होता। इसका मतलब है कितने वो जीरोस में कितने डिजिट्स आएंगे, तो वो तो 21 जीरोस तक आप कोई नंबर ही नहीं लिख रहे। तो वो एक राउंड नंबर है, और उस 21 जीरो में एक नंबर जो लेट्स से 20th पोजीशन पर है फ्रॉम द राइट, उतने पैसे दुनिया में किसी के पास नहीं है अभी तक। इतनी बड़ी वैल्यू में एक नंबर भी चेंज हो जाए तो वैल्यू में कितना बड़ा। मैं रिपीट कर रहा हूं कि 2 के बाद 21 जीरोस लगाने हैं ना, तो वो 2 के बाद एक या दो पोजीशन में एक डिजिट भी चेंज हो जाए तो वो रियल में चेंज कितना। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बेटा, हम काउंट नहीं कर सके।
तो बेटा जब हम एटम्स को सही काउंट नहीं कर सकते, उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कैसे मेजर करेंगे, फिर उसको ऐड करना भी। तो बेटा जी इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी मेजर्ड। नहीं, मैं अभी बताता हूं, अगला पॉइंट है ही ये, लॉ ये, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ये ऐसे ही है जैसे आप एकेडमी के बाहर खड़े होकर अंदाजा लगाएं कि एकेडमी के अंदर कितने बंदे हैं। आप मोटरसाइकिलों से अंदाजा लगा सकते हैं, या जो यहाँ पढ़ता पढ़ाता है, लेकिन यहाँ और बहुत सी चीजें, कई रूम्स हैं, अंदाजा लगाएंगे आप भैया। आप बैंक के बाहर खड़े होकर, अपने स्कूल के बाहर खड़े होकर आप अंदाजा लगाएं अंदर कितने हैं। लेकिन एक चीज मेजर कर सकते हैं, जितने बंदे अंदर जाएं या बाहर, हम इंटरनल एनर्जी नहीं मेजर कर सकते, उसमें जो चेंज है वो मेजर कर सकते। ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे किसी बिल्डिंग में, अब डेल्टा का मैं साइन यहां कहां बनाता फिरूंगा, है ऑप्शन इसमें, इंटू मैथ। हाँ ठीक है, ठीक है। कैन बी ओनली चेंज इन एनर्जी कैन बी, जजाकल्ला, कैन बी मेजर्ड। और वो कैसे कर सकते हैं? तो बेटा ये है हमारा थर्मल फिजिक्स का लास्ट टॉपिक, इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ना, उसकी स्टेटमेंट तो मैं लिखवाता हूं, उसकी स्टेटमेंट इक्वेशन है, उसकी इक्वेशन जो सी है ना, वो है, अब मैं फिर लिख ही लेता हूं अपने हाथ से, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। प्लीज नोट इट डाउन। ये क्या है बेटा? डेल्टा यू किसे कहते हैं? यू इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या होता है? हीट। अच्छा, डब्ल्यू क्या है? वर्क। बेटा आप लोगों ने ना ए में, ए एस लेवल में एक वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, वो ए एस में कम यूज होगा लेकिन यहां ज्यादा होगा। तो वर्क एनर्जी पावर में एक फॉर्मूला है जो गैस के लिए स्पेशल है, लेकिन वो हम अप्लाई सब पे कर लेते हैं। प्रेशर इंटू चेंज इन, ये मैंने वैसे, मुझे अब याद है कि मैंने नहीं कराया ये बेटा, ठीक है। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? तो पहले वो लिखिएगा प्लीज, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिखिएगा बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट क्या है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, increase in internal energy of a system, increase in internal energy of a system is equal to the heat added in the system, is equal to the heat added in the system and the work done on the system, and the work done on the system। अच्छा, इसमें एक भी ऑन इन चेंज हो जाएगा, बाय चेंज कर दोगे तो वर्ड का स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ,
increase in internal energy of a system is equal to the heat added into the system and the work done on the system. देखो बेटा, आपने ये जो फॉर्मूला अप्लाई करना है एज इट इज अप्लाई करना, लेकिन आपके फॉर्मूला लगाने में सिचुएशन के अकॉर्डिंग U, Q और W इनके साइन चेंज होंगे। कभी इनमें कोई वैल्यू पॉजिटिव होगी, कोई वैल्यू, अब कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी ये मैं बताने लगा हूं। और यू विल सी लिटरली आपने फॉर्मूला एज इट इज ही अप्लाई कर, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, बेटा यू आपने क्या डिस्कस किया, यू क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। बेटा किसी भी चीज के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेटेड होती है उसके टेम्परेचर से। टेम्परेचर और हीट की जब डेफिनेशन की थी तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी, किसी को याद हो जब हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन की थी, हीट की, दोनों में काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है। तो किसी भी चीज के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किससे है, टेम्परेचर से। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक है ना वो होता है बॉन्ड्स या स्टेट से। बॉन्ड से स्टेट होती है ना, तो बेटा इट मींस कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। इंक्रीज होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। वाइस वर्सा खुद ही समझ लेना। अच्छा अब स्टेट में इंपॉर्टेंट है, स्टेट में जो मैंने रिकॉर्डेड लेसन भेजा था आप लोगों को लेटेंट हीट का, उसमें मेंशन है कि जब स्टेट चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होती, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। तो कब होता है पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होता है, जब बेटा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही हो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव। और जब ऑपोजिट हो रहा हो यानी कूलिंग हो रही हो, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड सॉलिड में, तो देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल टेकन टू बी, मैं अब इसको समराइज कर रहा हूं। तो जब भी हम फॉर्मूला में ये डेल्टा यू रखेंगे तो डेल्टा यू या तो पॉजिटिव होगा या उसने, हमने नहीं, हमने अज्यूम करना है कि यहां डेल्टा यू पॉजिटिव रखना है या उसकी वैल्यू नेगेटिव में। फॉर्मूला यही है, राइट। तो बेटा डेल्टा यू पॉजिटिव कब रखेंगे, जब या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा या सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड, तो इन सिचुएशन में डेल्टा यू विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, राइट। और ऑपोजिट लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी। डेल्टा यू कब नेगेटिव में लेंगे बेटा, या तो टेम्परेचर, अच्छा ये मैंने कितनी सिचुएशन लिखी है, तीन, इन तीनों में से कोई एक भी होना है ना तो नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा। कैन यू रिमेंबर। अच्छा क्यू को कब हम पॉजिटिव रखेंगे कब हम नेगेटिव रखेंगे, तो बेटा क्यू होता है हीट। पॉजिटिव कब लेंगे, जब हीट इज एडेड इन टू द सिस्टम, जब हम हीटिंग कर रहे हैं, इसे कहते हैं हीट। इनका मतलब वी आर डूइंग हीटिंग, तो Q प्लस लेंगे। और Q नेगेटिव कब लेंगे, व्हेन हीट इज टेकन आउट। अच्छा हीट को बाहर निकालने को ही कहते हैं कूलिंग।
हीटिंग कर रहे हैं तो हीट क्यू पॉजिटिव है, कूलिंग कर रहे हैं तो क्यू, ये मैंने यहाँ मेंशन भी किया था, क्यू पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, राइट। ये यही बात, यही वाली बात मैं उधर कर रहा था, ठीक है। अच्छा अब रह गई है डब्ल्यू, द लास्ट थिंग। बेटा जी ये जो डब्ल्यू है ना, ये थोड़ा स्लाइड डिफरेंट है। वर्क का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर की एक वैल्यू कांस्टेंट है, प्रेशर यहां पर क्या है मेरे बच्चों, तो वॉल्यूम में चेंज क्या आ सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसे आप कहते हैं पॉजिटिव चेंज, लेकिन देन वर्क डन विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। तो बेटा वर्क डन पॉजिटिव कब होना है पता है, जब हम किसी चीज का वॉल्यूम डिक्रीज करें, यानी उस गैस को या मटेरियल को क्या करें, ये रूल वैसे गैस के लिए बना हुआ है प्रॉपरली, लेकिन उन्होंने सब पे लगाया हुआ है, कंप्रेस करें। तो इसमें वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव नहीं है, तो हम वर्क डन पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं अगर वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव आ रहा है। उसकी रीजन है, जब आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो उसके अंदर एनर्जी क्या हो रही होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होती है। जब वो खुलेगा तो वो एनर्जी अपनी लूज कर जाएगा, क्या है? तो जब हम कंप्रेस कर रहे होते हैं तो इंटरनल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही होती है, क्लियर। तो इसमें यहां पर मैं उसके लिए हिंट लिख देता हूं कि इंटरनल एनर्जी इज स्टोर्ड, ऐड हो रही होती है, तो दैट इज वाई हम उसे पॉजिटिव लेते हैं। अच्छा जब हम कंप्रेस करते हैं ना, तो हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, इसे कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसी तरह बेटा वर्क डन को हम नेगेटिव कब लेंगे, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो, यानी वो गैस एक्सपैंड करे, जैसे कोई ब्लास्ट होता है। तो कब होता है, जब टायर फटता है, सिलेंडर ब्लास्ट होता है, फटता है, तो कौन करता है, कौन ब्लास्ट कर रहा है, उसके अंदर मौजूद गैस एक्सपैंड हो रही, वो जोर लगाती। तो वो जब जोर लगाएगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी ना, यूटिलाइज होगी। तो ओवरऑल ये कैसा चेंज है, इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीज्ड। So that's why we take the work done नेगेटिव जब एक्सपैंड करती है। अच्छा जब गैस एक्सपैंड करती है तो इसे कहते हैं वर्क डन बाय द गैस एक्सपैंड, द गैस इज डूइंग वर्क, गैस इज द सिस्टम, उसे कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। ये फर्क याद रखना, ये बाय और ओन का मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये बाय और ओन में एक वर्ड भी चेंज हो जाएगा, लॉजिक चेंज हो जाएगी। बेटा एक चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन कल ना मैं 4-5 मिनट्स अबाउट ना एक ग्राफ शेयर करना है, अब आप कल इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। आपका टेम्परेचर वाला चैप्टर कंप्लीट हो, आइडियल गैस वाला कल स्टार्ट करना है, चॉइस है आपकी, मैं तो करवा दूंगा, लेकिन बेहतर है कि आप पहले इसके क्वेश्चंस करें, कल पास पेपर्स लेकर आए, ठीक है। नहीं नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो आपको जो लेटेड हीट वाले क्वेश्चंस करवाए हैं ना, तो उसमें वो नोट करो ना, मैंने वो हीट कैपेसिटी वाले 2 क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो फाइनल टेम्परेचर फाइंड करो। तो फाइनल टेम्परेचर कब होगा, जब व्हेन बोथ रीच एट द सेम टेम्परेचर, वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। सेकेंड लॉ जो है ना, वो ये नहीं है।